एक अमीर आदमी की पत्नी बीमार पड़ गई और जब उसे लगा कि उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई है तो उसने अपनी एकमात्र बेटी को अपने बिस्तर के पास बुलाया और कहा, हमेशा एक अच्छी लड़की बनना और मैं स्वर्ग से तुम्हें देखूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें मूंद ली और मर गई और उसे बगीचे में दफना दिया गया। और वो छोटी लड़की हर दिन उसकी कब्र पर जाकर रोती थी और अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति हमेशा अच्छी और दयालु रहती थी। और बर्फ गिरी और कब्र पर एक सुंदर सफ़ेद चादर बिछा दी। लेकिन जब तक वसंत आया और सूरज ने उसे फिर से पिघला दिया, तब तक उसके पिता ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया था। इस नई पत्नी की अपनी दो बेटियां थीं, जिन्हें वो अपने साथ घर ले आई थी। वे चेहरे से सुंदर लेकिन दिल से बुरे थे और अब उस गरीब छोटी लड़की के लिए ये एक दुखद समय था। वे बोली, ये निकम्मी बैठक में क्या कर रही है? जो रोटी खाता है उसे पहले कमाना भी आता है। रसोई की नौकरानी यहाँ से निकल जा। फिर उन्होंने उसके अच्छे कपड़े छीन लिए और उसे पहनने के लिए एक पुराना धूसर फ्रॉक दे दिया और उस पर हंसकर उसे रसोई में धकेल दिया। वहां उसे कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। सुबह सवेरे अंधेरे में उठना, पानी लाना, आग जलाना, खाना पकाना और बर्तन धोना। इसके अलावा बहनें उसे तरह तरह से सताती थीं और उसका मजाक उड़ाती थीं। शाम को जब वो थक जाती थी तो उसके पास लेटने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, बल्कि उसे आग की लाख के बीच में सुलाया जाता था। और चूंकि इससे वो हमेशा धूल मिट्टी और गंदी हो जाती थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम एशपुटेल रख दिया। एक बार ऐसा हुआ कि पिता मेले जा रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी की बेटियों से पूछा कि वे उनके लिए क्या लाएं। पहली ने कहा अच्छे कपड़े, दूसरी चिल्लाई मोती और हीरे। फिर उन्होंने अपनी सगी बेटी से कहा, बेटा तुम क्या लोगी? उसने कहा, प्यारे पिताजी, जब आप घर की ओर मुंह करके आएंगे तो जो पहली टहनी आपकी टोपी से लगे वही मुझे ला देना। तब उसने पहले दो बेटियों के लिए वे अच्छे कपड़े और मोती और हीरे खरीदे जिनकी उन्होंने मांग की थी। और घर लौटते समय जब वो एक हरे भरे झुरमुट से गुजर रहा था तो एक हेजल की टहनी उससे टकराई और लगभग उसकी टोपी उड़ा ले गई। इसलिए उसने उसे तोड़ लिया और अपने साथ ले आया, और जब वो घर पहुंचा तो वो उसे अपनी बेटी को दे दिया। तब उसने उसे ले लिया और अपनी माँ की कब्र पर जाकर उसे वहां लगा दिया और इतना रोई कि उसके आंसुओं से वो पानी पानी हो गया और वहां वो पनप गया और एक सुंदर पेड़ बन गया। वो हर दिन 3 बार उसके पास जाती और रोती थी, और जल्द ही एक छोटा पक्षी आया और पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और उससे बात करता था और उसकी देखभाल करता था और उसके लिए जो कुछ भी वो चाहती थी वो लाता था। अब ऐसा हुआ कि उस देश के राजा ने 3 दिन का भोज दिया और उसमें आए लोगों में से उसका बेटा अपनी शादी के लिए एक दुल्हन चुनने वाला था। एशपुटेल की 2 बहनों को आने के लिए कहा गया तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, अब हमारे बाल संवारो, हमारे जूते साफ करो और हमारे लिए हमारी पट्टियां बांधो, क्योंकि हम राजा के भोज में नाचने जा रही हैं। तब उसने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, लेकिन जब सब कुछ हो गया तो वो रोने लगी, क्योंकि उसने अपने मन में सोचा कि वो कितनी चाहती थी कि वो उनके साथ नृत्य समारोह में जाती। और अंत में उसने अपनी माँ से बहुत मिन्नतें की कि वो उसे जाने दे। तुम एशपुटेल, उसने कहा, तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं, और जो नाचना भी नहीं जानती, तुम नृत्य समारोह में जाना चाहती हो? और जब वो मिन्नतें करती रही तो आखिरकार उससे छुटकारा पाने के लिए उसने कहा, मैं ये कटोली भर मटर की राख के ढेर में फेंक देती हूँ, और अगर 2 घंटे में तुम उन्हें सब निकाल लेती हो तो तुम भी दावत में जाओगी। तब उसने मटर राख में फेंक दिए, लेकिन वो छोटी सी लड़की पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर बगीचे में भाग गई और चिल्लाई, इधर इधर आकाश पार, कबूतरों और चहकियों उड़ो, काली पक्षी, थ्रश और चैफिंच प्यारी, इधर इधर जल्दी करो, सब मिलो, मदद करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, छानो छानो छानो। तब पहले 2 सफ़ेद कबूतर आए जो रसोई की खिड़की से उड़कर अंदर आए, फिर 2 गौरैयाएं आईं और उनके बाद स्वर्ग के तले के सभी छोटे छोटे पक्षी चहचहाते और फड़फड़ाते हुए अंदर आए और वे राख में उतर आए। और छोटी कबूतरों ने सिर झुकाकर काम शुरू कर दिया, चुग्गी चुग्गी। फिर बाकी सब ने भी चुग्गी चुग्गी करना शुरू कर दिया, और सब मिलकर उन्होंने जल्द ही सारे अच्छे दाने चुन लिए और उन्हें एक बर्तन में डाल दिया, पर राख छोड़ दी। 1 घंटा पूरा होने से बहुत पहले ही काम पूरा हो गया और सब फिर खिड़कियों से बाहर उड़ गए। तब एशपुटेल वो थाली अपनी माँ के पास ले आई, इस सोच से बहुत खुश कि अब वो नाच समारोह में जाएगी। लेकिन माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम निकम्मी, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं और तुम नाच नहीं सकती, तुम नहीं जाओगी। और जब एशपुटेल ने जाने के लिए बहुत मिन्नतें की तो उसने कहा, अगर तुम 1 घंटे में राख से मटर के उन 2 बर्तनों को निकाल सकती हो तो तुम भी जाओगी। और इस तरह उसने सोचा कि वो कम से कम उससे छुटकारा पा जाएगी। तो उसने मटर के 2 बर्तन राख में डाल दिए। लेकिन वो छोटी सी लड़की घर के पीछे बगीचे में चली गई और पहले की तरह चिल्लाई, इधर इधर आकाश से कबूतरों और चहकियों उड़ो, काली चिड़िया, थ्रश और चैफिंच रंग बिरंगी, इधर इधर जल्दी करो, सब मिलकर आओ, मेरी मदद करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, पिक पिक पिक।
तब पहले रसोई की खिड़की से 2 सफ़ेद कबूतर आए, फिर 2 गौरैयाएं आईं और उनके बाद आसमान के तले के सभी छोटे छोटे पक्षी चहचहाते और उछलते कूदते हुए आ गए और वे राख में उतर गए। और छोटे कबूतरों ने अपने सिर झुकाए और काम में लग गए, चुग्गी चुग्गी चुग्गी। और फिर दूसरों ने भी चुग्गी 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 करना शुरू कर दिया और उन्होंने सारा अच्छा अनाज बर्तनों में डाल दिया और सारी राख छोड़ दी। आधे घंटे से भी कम समय में सब काम हो गया और वे फिर से उड़ गए। और फिर ऐश पटेल बर्तन लेकर अपनी माँ के पास गई, ये सोचकर बहुत खुश हुई कि अब वो भी नाच समारोह में जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, ये सब बेकार है, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और तुम नाच भी नहीं सकती और तुम तो बस हमें शर्मिंदा करोगी। और वो अपनी 2 बेटियों के साथ नाच समारोह में चली गई। अब जब सब चले गए और घर पर कोई नहीं बचा तो ऐश पटेल उदास होकर हेज़ल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और बोली, हिलो हिलो हेज़ल के पेड़, मुझ पर सोना और चांदी बरसा। तब उसकी दोस्त चिड़िया पेड़ से उड़कर आई और उसके लिए सोने चांदी का एक लिबास और तारों से जड़ी रेशमी जूतियां ले आई और उसने उन्हें पहन लिया और अपनी बहनों के पीछे भोज में चली गई। लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए और सोचने लगी कि वो कोई अजनबी राजकुमारी होगी, क्योंकि वो अपने शानदार कपड़ों में बहुत सुंदर और भव्य दिख रही थी। और उन्होंने एक बार भी ऐश पटेल के बारे में नहीं सोचा, ये मानकर कि वो घर पर कीचड़ में सुरक्षित है। राजा का बेटा जल्द ही उसके पास आया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नाचा और किसी और के साथ नहीं, और उसने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जब कोई और उसे नाचने के लिए बुलाने आया तो उसने कहा, ये महारानी मुझसे नाच रही हैं। इस प्रकार वे रात के देर तक नाचते रहे और फिर वो घर जाना चाहती थी और राजा के बेटे ने कहा, मैं तुम्हें घर तक सुरक्षित छोड़कर आऊंगा, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि वो सुंदर युवती कहाँ रहती है। लेकिन वो अनजाने में ही उससे फिसलकर घर की ओर दौड़ पड़ी और जैसे ही राजकुमार उसका पीछा करने लगा वो कबूतर खाने में कूद गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तब वो उसके पिता के घर आने तक इंतजार करने लगा और उसने उन्हें बताया कि दावत में आई अज्ञात युवती कबूतर खाने में छिप गई है। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर खोला तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला और जब वे घर में वापस आए तो ऐश पटेल हमेशा की तरह राख के पास अपने गंदे फ्रॉक में लेटी थी और उसकी छोटी सी धुंधली मशाल चिमनी में जल रही थी। क्योंकि वो जितनी तेजी से भाग सकती थी कबूतर खाने से होते हुए हेज़ल के पेड़ तक भाग गई थी और वहां उसने अपने सुंदर कपड़े उतारकर पेड़ के नीचे रख दिए थे ताकि पक्षी उन्हें ले जा सके, और फिर अपनी छोटी ग्रे पोशाक में राख के बीच फिर से लेटी गई थी। अगले दिन जब फिर से दावत हुई और उसके पिता, माता और बहनें चले गए थे तो ऐश पटेल हेज़ल के पेड़ के पास गई और कहा, हिलो हिलो हेज़ल के पेड़, मुझ पर सोना और चांदी बरसा। और पक्षी आया और उसने कल पहनी हुई पोशाक से भी अधिक सुंदर पोशाक ला दी। और जब वह इस पोशाक में नृत्य समारोह में आई तो सभी उसकी सुंदरता पर चकित हो गए। लेकिन राजा का बेटा, जो उसका इंतजार कर रहा था, ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नृत्य किया। और जब किसी ने उससे नृत्य करने के लिए कहा तो उसने पहले की तरह कहा, ये महिला मेरे साथ नृत्य कर रही है। जब रात हुई तो वह घर जाना चाहती थी और राजा का बेटा पहले की तरह उसका पीछा करने लगा ताकि वह देख सके कि वह किस घर में गई। लेकिन वह अचानक उससे छलांग लगाकर अपने पिता के घर के पीछे बगीचे में चली गई। इस बगीचे में पके फलों से लदा एक सुंदर बड़ा नाशपाती का पेड़ था और ऐश पटेल ये ना जानती हुई कि कहाँ छिपे, बिना देखे उसमें कूद गई। तब राजकुमार उसे देख नहीं पाया और ये पता नहीं लगा सका कि वह कहाँ चली गई थी। लेकिन वह उसके पिता के घर आने तक इंतजार करता रहा और उनसे कहा, वह अज्ञात महिला जिसने मेरे साथ नृत्य किया था वह फिसल कर चली गई है और मुझे लगता है कि वो नाशपाती के पेड़ पर कूद गई होगी। पिता ने मन ही मन सोचा, क्या ये ऐश पटेल हो सकती है? तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी मंगवाई और उन्होंने पेड़ को काट दिया, लेकिन उस पर उन्हें कोई नहीं मिला। और जब वे रसोई में वापस आए तो ऐश पटेल राख में पड़ी थी, क्योंकि वो पेड़ के दूसरी तरफ से नीचे उतर गई थी और अपने सुंदर कपड़े हेज़ल ट्री पर पक्षी के पास वापस ले गई थी। और फिर उसने अपना छोटा सा धूसर फ्रॉक पहन लिया था। तीसरे दिन जब उसके पिता और माता और बहनें चले गए तो वो फिर से बगीचे में गई और कहा, हिलो हिलो हे हेज़ल के पेड़, मुझ पर सोना और चांदी बरसा। तब उसके दयालु मित्र पक्षी ने पहले वाले से भी बेहतर एक पोशाक और सोने की चप्पलें ला दी, जिससे जब वो दावत में आई तो उसकी सुंदरता देखकर कोई कुछ बोल ही नहीं पाया और राजा का बेटा उसके सिवा किसी और के साथ नाचा ही नहीं। और जब किसी और ने उससे नाचने के लिए कहा तो उसने कहा, ये महिला मेरी साथी है महोदय। जब रात हुई तो वह घर जाना चाहती थी और राजकुमार उसके साथ जाना चाहता था और उसने अपने आप से कहा, इस बार मैं उसे नहीं खोऊंगा। लेकिन फिर भी वो फिर से उससे बच निकली, हालांकि इतनी जल्दी में कि वो सीढ़ियों पर अपना बायां सुनहरा जूता गिरा दिया। राजकुमार ने जूता उठाया और अगले दिन अपने पिता राजा के पास गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के लिए उस महिला को चुनूंगा जिस पर यह सुनहरी पायल फिट हो।
ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके पैर सुंदर थे और उन्हें कोई संदेह नहीं था कि वे सुनहरी पायल पहन सकती हैं। बड़ी बहन पहले उस कमरे में गई जहाँ पायल रखी थी और उसे पहनकर देखना चाहती थी, और माँ पास में खड़ी थी, लेकिन उसका पैर का अंगूठा उसमें नहीं जा सका और जूता उसके लिए पूरी तरह से बहुत छोटा था। तब माँ ने उसे एक चाकू दिया और कहा, कोई बात नहीं, इसे काट लो। जब तुम रानी बन जाओगी तो पैर की उंगलियों की परवाह नहीं करोगी, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस मूर्ख लड़की ने अपनी पैर की बड़ी उंगली काट ली और इस तरह जूता जबरदस्ती पहनकर राजा के बेटे के पास चली गई। तब उसने उसे अपनी दुल्हन बनाया और उसे अपने घोड़े पर अपने बगल में बिठा लिया और उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। लेकिन घर जाते समय उन्हें उस हेजल के पेड़ से गुजरना पड़ा जिसे आश पटेल ने लगाया था, और उसकी टहनी पर एक छोटी कबूतर बैठी गा रही थी, वापस आओ, जूते को देखो। ये जूता बहुत छोटा है और तुम्हारे लिए नहीं बना है। राजकुमार, राजकुमार, अपनी दुल्हन को फिर से ढूंढो, क्योंकि जो तुम्हारे बगल में बैठी है वो सच्ची नहीं है। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और उसने उसके पैर को देखा, और उससे बहते हुए खून को देखकर उसे पता चल गया कि उसने उसके साथ क्या धोखा किया था। तो वो अपने घोड़े को घुमा लाया और नकली दुल्हन को उसके घर वापस ले आया और कहा, ये सच्ची दुल्हन नहीं है, दूसरी बहन को जूता पहनकर आजमाने दो। तब वो कमरे में गई और अपना पैर जूते में डाल लिया, सिवाय एड़ी के, जो बहुत बड़ी थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे तब तक दबाया जब तक कि खून नहीं निकलने लगा, और उसे राजा के बेटे के पास ले गई, और उसने उसे अपनी घोड़ी पर अपने बगल में अपनी दुल्हन बनाकर बिठाया और उसके साथ चल पड़ा। लेकिन जब वे हेजल के पेड़ पर पहुंचे तो छोटी कबूतर अभी भी वहां बैठी थी और गाई, फिर से आई, जूते को देखो, ये जूता बहुत छोटा है और तुम्हारे लिए नहीं बना है। राजकुमार, राजकुमार, अपनी दुल्हन को फिर से ढूंढो, क्योंकि जो तुम्हारे बगल में बैठी है वो असली नहीं है। तब उसने नीचे देखा और देखा कि जूते से इतना खून बह रहा था कि उसकी सफ़ेद मोज़ें पूरी तरह लाल हो गई थी। तो उसने अपना घोड़ा घुमाया और उसे भी वापस ले आया। ये सच्ची दुल्हन नहीं है, उसने पिता से कहा। क्या तुम्हारी कोई और बेटियां नहीं है? नहीं, उसने कहा, यहाँ केवल एक छोटी गंदी ऐश पटेल है, मेरी पहली पत्नी की बेटी। मुझे यकीन है कि वो दुल्हन नहीं हो सकती। राजकुमार ने उससे उसे भेजने के लिए कहा, लेकिन माँ ने कहा, नहीं नहीं, वो बहुत गंदी है, वो खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि राजकुमार ने उसे आने के लिए कहा और वो पहले अपने चेहरे और हाथ धोने गई और फिर अंदर जाकर उसके सामने झुकी और उसने उसे सुनहरी चप्पल दे दी। फिर उसने अपने बाएं पैर से अपना मोटा सा जूता उतारा और सुनहरी चप्पल पहन ली, और वो उसके पैर में ऐसे फिट हो गई जैसे उसके लिए ही बनाई गई हो। और जब वो पास आया और उसके चेहरे को देखा तो वो उसे पहचान गया और बोला, ये ही सही दुल्हन है। लेकिन माँ और दोनों बहनें डर गईं और क्रोध से उनका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ऐश पटेल को अपने घोड़े पर बिठाया और उसके साथ चल पड़ा। और जब वे हेजल के पेड़ पर पहुंचे तो सफ़ेद कबूतर ने गाया, घर घर, जूते को देखो, राजकुमारी, ये जूता तुम्हारे लिए बना है। राजकुमार, राजकुमार, अपनी दुल्हन को घर ले जाओ, क्योंकि वही सच्ची है जो तुम्हारे बगल में बैठती है। और जब कबूतर अपना गीत गा चुका तो वो उड़ता हुआ आया और उसके दाहिने कंधे पर आकर बैठ गया और इस तरह उसके साथ घर चला गया।